अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नासिर शरीफ। आज हम मैथ 9th की एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हल कर चुके हैं, और मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो नहीं देखी, उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल करने के लिए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी है, लेकिन वो हम हल नहीं कर रहे क्योंकि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक वो अहम नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को उस सवालों के जवाब की मतलब समझ ना आ रही हो या कहीं भी, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं उनका हल आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उन सवालों में ऐसा क्या है। उन सवालों में वो आपसे पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करें मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। वो कहते हैं रो मैट्रिसेस हैं, या फिर ये मतलब कि कितारी कालब हैं, कालमी कालब हैं, मुस्ततीली कालब हैं, मुरब्बी कालब हैं, इस तरह से मतलब तमाम कालबों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपने जो है डेफिनेशंस को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, और आपको वो तमाम के तमाम सवाल जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ना हो तो फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे रब्ता करना है और मैं आपको वो अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक ही तरीके से हल होंगे। तो इस वजह से मैंने देखें नेगेटिव मैट्रिसेस और एडिटिव इन्वर्स मैंने साथ ही लिख दिया है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जमी माकूस। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बताता चलूँ कि इसका मतलब होता है जमी माकूस, ठीक है। जमी माकूस, इसका मतलब होता है जमी माकूस। और नेगेटिव मैट्रिसेस का मतलब होता है मनफी कालम। मनफी कालम मतलब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि मनफी कालम बताइए और जमी माकूस बताइए। तो दोनों को हल करने का तरीका सेम है। कहीं पे कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपने मुझसे पूछ लेना है, लेकिन दोनों को हल करने का तरीका सेम है। जैसे कि हमें जो है वो सवाल दे देते हैं। सवाल ए है हमारे पास 1 0 -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और वो हमें कह रहे हैं जिसका नेगेटिव मैट्रिसेस या फिर एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करें। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने नेगेटिव लगा लेना है। नेगेटिव ए इक्वल टू है माइनस, इस कालम के साथ भी आपने माइनस लगा दिया 0 और ये -1, ये देखें इक्वल टू। अब इस माइनस को आपने क्या करना है, अंदर वाली जो रकमें हैं उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जहाँ पर माइनस होगा, जहाँ आसान लफ्ज़ों में मैं ये आपको बता दूँ कि जहाँ माइनस ना हो वहाँ आपने माइनस लगा देना है, और जहाँ पर माइनस हो वहाँ से माइनस हटा देना है आपने कालम के अंदर से, ठीक है। तो अब देखिए 1 के साथ माइनस नहीं है तो हम माइनस लगा देंगे। 0 के साथ माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही आता है, और ये माइनस यहाँ पर है तो लिहाजा यहाँ से हम माइनस हटा देंगे। तो ये हमारे पास जो जवाब आ जाएगा ये हमारा है नेगेटिव मैट्रिसेस और एडिटिव इन्वर्स, ये एक ही है, ठीक है। एक और सवाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक और सवाल हम लिख लेते हैं। फर्ज करें कि मैं सवाल लिख लेता हूँ सी लिखता हूँ मैं 2 -6 और 3 -5, ये सवाल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब वो हमसे पूछते हैं जी इसका नेगेटिव मैट्रिसेस या फिर एडिटिव इन्वर्स मालूम करें, ठीक है। तो इसको भी हमने उसी तरीके से मालूम करना है। -c इज इक्वल टू -2 3 -6 -5। अब देखें अंदर वाली अलामतें जहाँ पे माइनस है वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पर हम अलामतें जो है वो माइनस की लगा देंगे। ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -6 था तो ये हमारा जो है माइनस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर 5। ये हमारा जो है वो आंसर है। ये एडिटिव इन्वर्स भी इसी को कहा जाता है, और साथ में नेगेटिव मैट्रिसेस भी जो हैं जो वो भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है। फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज कालम मालूम करें, ठीक है। ट्रांसपोज कालम मालूम करें, उर्दू मीडियम वालों के लिए इसको कहते हैं ट्रांसपोज कालम मालूम करें। ट्रांसपोज कालम को मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कितारों को कालमों में और कालमों को कितारों में चेंज करने से जो कालम हासिल होता है उसे हम ट्रांसपोज कालम कहते हैं। कितारों को नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, चेंज करने से, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ को आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर देना है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपने नंबर ऑफ़
रोज़ में चेंज कर देना है। तो उसको चेंज करने से जो मैट्रिक हमारे पास आएगा मैट्रिक, वो हमारा ट्रांसपोज कालिब होगा। चलिए हम एक सवाल हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। सवाल हम हल करते हैं। देखें, फर्स्ट करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन है C 1 2 3 2 -1 और 0। ये लें, ये हमारे पास है सवाल। अब मैं कहता हूँ इसका ट्रांसपोज लेना है, तो C के ऊपर हमने ट्रांसपोज लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज कालब ले रहे हैं, तो लिहाजा हम C के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। तो उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। देखें, ये हमारे पास है कितार, नंबर ऑफ रोज़, ये नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो का आपने क्या करना है, नंबर ऑफ उसमें आपने चेंज करना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स में। देखिए 1 2, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 0, और ये हो जाएगा 3 0। देखें, ये कितारें जो हैं वो कॉलम बन चुके हैं, और अगर आप इसको गौर करें तो ये हमारे पास है कॉलम, तो ये कॉलम भी कितार बन चुका है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, और ये भी कितार बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन सवालों को हल करना है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक और सवाल जो है वो हल करवा देता हूँ। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास एक सवाल है E इज इक्वल टू है 1 2 -5 और 3। वो कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज कॉलम बनू करें। तो ट्रांसपोज कॉलम के लिए दोबारा हम वही करेंगे, E के ऊपर यहाँ पर ट्रांसपोज आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -5 1 -5। किताब को कॉलम बना दिया हमने, ये वाली किताब भी हम कॉलम बना लेंगे 2 और ये 3। तो लिहाजा ये हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करते हैं। इसके मतलब कहीं भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें। वो कह रहे हैं इफ़ A इज इक्वल टू है 1 2 0 1, देन फाइंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A, ठीक है। ये सवाल है, उन्होंने A की हमें वैल्यू दी हुई है, और वो कह रहे हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू A, तो देन फाइंड A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यहाँ पर वो वेरीफाई भी पूछ सकते हैं कि देन वेरीफाई, आप वेरीफाई कीजिए कि क्या ये जवाब जो है आपका वो आ सकता है इसको हल करने से। अब देखें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ठीक है, उसके बाद वो इसका जवाब इक्वल टू A आना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप A की कीमत ले लेंगे, जो कि आपको उन्होंने ऊपर दी हुई है, ये देखें, ये वाली 1 2 0 1। सिंपली आप क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज ले लेंगे, जैसे हमने E का ट्रांसपोज लिया था और C का ट्रांसपोज लिया था। जैसे आप A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगे 1 2 0 1। नेक्स्ट में दोबारा देखें अगर आप सवाल की तरफ, तो A ट्रांसपोज के बाद उसका दोबारा वो ट्रांसपोज लेने को कह रहे हैं, तो A की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने लेना, तो यहाँ पर आप कहेंगे A की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका जब आप दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगे दोबारा से, तो 1 0 2 1। तो इसके बाद आप ऊपर सवाल को देखेंगे कि देखें आपका जवाब सेम आ रहा है, देखें बिल्कुल सेम आ रहा है आंसर आपका। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A, ओके। और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर इसकी जगह पस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पस, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिखेंगे और उसके बाद साथ में आप ये लिख देंगे, और ये आपका आंसर है। इसके दो जुज़ हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने आपको एक जुज़ नंबर 1 करवा दिया है, और दूसरा जुज़ नंबर 2 भी है इसका, वो इसी तरह से हल होगा, लेकिन उसमें B की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, और B को भी आप इसी तरह से लेके जो है वो फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मज़ीद वो समझ ना आ रही हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने मुझसे जो है वो रब्ता कर लेना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस पर भी एक और वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। आज की हमारी जो वीडियो थी, जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। तो एंड में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, वो ये कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैथ जो है इस तरीके से करवाऊँ कि आपका बोर्ड पैटर्न जो है वो कवर हो जाए। मेरी ये कोशिश नहीं होगी मैं वीडियो को बहुत लेंथी लेके चलूँ
बच्चे बैठे रहें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं हर एक्सरसाइज से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अहम होंगे। वो क्वेश्चंस, वो एक्सरसाइजेज जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अहम नहीं होंगी, जिसमें से बोर्ड में पेपर में सवाल नहीं उठाया जाएगा, मैं वो एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है और जो जो मैं सवाल करवाता हूँ, जैसे जैसे करवाता हूँ, उन तमाम सवालों को आपने अच्छी तरीके से समझना है। ओके, नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।